हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले लैंग्वेज के ऊपर, जिसको हम हिंदी में भाषा बोलते हैं। और भाषा को आम तौर पर क्या बोला जाता है? बोली बोला जाता है उसको। तो देखिए, भाषा शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिंग्विस्टिकम अथवा लिंग्वा से बना है, जिसका अर्थ है जीव। भाषा हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। भाषा के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आपको इसका मीनिंग लिखना है, भाषा का अर्थ। तो इसका क्या अर्थ है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए वह सदैव विचार विनिमय करता है। विनिमय का अर्थ हुआ फ्रेंड्स आदान प्रदान। कोई भी अपने विचार है किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसी को यहाँ पे विनिमय बोला जाता है। भाषा मानव की अभिव्यक्ति का साधन है तथा अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है। उसे ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। तो जैसे कि आप किसी के साथ सुखी होते तो सुखी का भावना आता, दुखी होते दुखी का भावना आता है। तो वही आप अपने भाषा में उसको जागृत करते हो। उसके बाद लिखा है, यदि भाषा नहीं होती तो यह संसार निरुद्देश्य एवं दिशाहीन हो जाता, क्योंकि भाषा के अभाव में मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता। अतः भाषा मानव को प्राप्त एक अमूल्य वरदान है। उसके बाद लिखा हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा सार्थक ध्वनि की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से वक्ता और श्रोता अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा ध्वनियों, शब्दों और बोलियों से विकसित होती है। उसके बाद है, अनेक विद्वानों ने इसकी विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे न्यू वेबस्टर के अनुसार। तो बोला गया है कि भाषा साथ ही भाषण के संकाय भगवान का तत्काल उपहार था। उसके बाद ब्लोच एंड ट्रेगर के अनुसार एक भाषा एक मनमाने मुखर प्रतीकों की एक प्रणाली है, जिसके माध्यम से एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। उसके बाद फ्रेंच के अनुसार देखेंगे, शब्द भाषा के पेड़ की पत्तियां हैं, जिनमें से अगर कुछ गिर जाता है तो एक नया उत्तराधिकारी उसकी जगह लेता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा के 3 रूपों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले पे है मौखिक भाषा, उसके बाद लिखित भाषा, फिर है सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले पे है मौखिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें मनुष्य बोलकर अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरा व्यक्ति उनकी बातों को सुनकर समझता है। जैसे फ़ोन में आप बात करते होंगे, एक दूसरे से बात करना, ये नॉर्मल हो गया मौखिक भाषा, जिसको हम ओरल लैंग्वेज भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद लिखित भाषा यानी कि रिटर्न लैंग्वेज। जब मनुष्य अपनी बातों को या विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उनकी बातों को पढ़कर समझता है, तो उसे ही लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि आप पहले के ज़माने में चिट्ठी भेजा करते थे, तो वो क्या रिटर्न लैंग्वेज का माध्यम हो गया। उसमें लिख के भेजा जाता था संदेशों को, जैसे पुस्तक पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना इत्यादि। तो इसमें क्या लिखित भाषा है। उसके बाद क्या है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें मनुष्य संकेतों के माध्यम से या इशारों के माध्यम से दूसरों की बातों को समझते हैं। जैसे कि आप देखा भी होगा न्यूज़ में, उसमें साइन लैंग्वेज के द्वारा जो व्यक्ति नहीं समझ पाते तो उनको साइन लैंग्वेज के द्वारा समझाया जाता है। जैसे गुस्से में दूसरे को आंख दिखाना इत्यादि, ऐसे आप समझ सकते हो। इशारा करके आप दिखाते हो दूसरे को कि आप गुस्से को क्या है, तो उससे आपको पता लग जाता है। उसके बाद है भाषा की प्रकृति, इसका नेचर क्या है। भाषा वातावरणीय होती है, वंशानुगत नहीं। भाषा विचार की अभिव्यक्ति होती है। भाषा अनुकरणीय होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का रूप लिखित होता है। भाषा परंपरा से संबंधित है। उसके बाद भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है जो लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बुद्धि, फिर लिंग भेद, कई भाषाओं का उपयोग, परिपक्वता, सीखना और अनुकरण, अभिप्रेरणा। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाषा की विशेषताएं। तो क्या कहता है ये, भाषा के विकास तथा मानव के विकास का सीधा संबंध है। भाषा भाव एवं विचारों की जननी है तथा अभिव्यक्ति का माध्यम और साधन है।
भाषा के कारण ही मानव इतना उन्नत प्राणी बन सका है। बुद्धि तथा विचार तथा चिंतन शक्ति के कारण ही मनुष्य भाषा का अधिकारी बना है तथा भाषा की प्रकृति एवं विशेषता के संबंध में हम निम्नलिखित बिंदुओं को देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो इसका विशेषता बताता है भाषा का, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जो हमने पहले भी पढ़ा था उसी को थोड़ा डिटेल में बताया गया। पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, किंतु भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यदि वह पैतृक संपत्ति होती तो प्रत्येक बालक जो भारत का निवासी है वह भारतीय भाषा ही बोलता है। किंतु यदि किसी बच्चे को जन्म के पश्चात इंग्लैंड भेज दिया जाए तो वह वहाँ भारतीय भाषा नहीं बोलेगा, इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई भी भारतीय का बच्चा इंग्लैंड चला जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि भारतीय लैंग्वेज ही बोलेगा, वो वहाँ की भाषा भी बोल सकता है। उसके बाद है भाषा परंपरागत है, व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इसमें लिखा है व्यक्ति भाषा को उत्पन्न नहीं कर सकता, उसमें परिवर्तन भले ही कर सकता है। भाषा का जन्म परंपरा और समाज से ही होता है, यही भाषा की जननी है। उसके बाद है भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। बच्चा माँ से कई तरह की बातें सुनकर उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है। जैसे वह माँ का अनुकरण कर पापा, दादी, दादा इत्यादि शब्द बोलने सीख जाता है। अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गोल है और हम अनुकरण के सहारे ही भाषा को सीखते हैं। यानी कि जो आप बच्चे होंगे देखते होंगे, वो कुछ भी बड़े लोग बोलते हैं तुरंत उनको सुनकर दोहराने लग जाते हैं। तो वही कहा गया यहाँ पे, अनुकरण से हम कोई भी भाषा सीख सकते हैं। उसके बाद है भाषा अर्जित संपत्ति है। मनुष्य भाषा का अर्जन अपने परिवार और वातावरण से करता है, इसलिए जैसा वातावरण होता है वैसे ही मनुष्य की भाषा भी होती है। आप देखते होंगे कहीं भी इन्वायरमेंट जिस तरह के यहाँ पे बोला जाता है, आप वो तुरंत उसको सीख लेते हो। उसके बाद है भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही होता है, क्योंकि भाषा का जन्म समाज में ही होता है और प्रयोग भी समाज में ही होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे विचार विनिमय के लिए समाज में रहते हुए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। आप किसी को भी कैसे समझाओगे, भाषा के थ्रू ही समझाओगे। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आदान प्रदान किया जाता है समाज में, वो भाषा के थ्रू ही किया जाता है और भाषा बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, अर्थात यह कभी नहीं कहा जा सकता कि भाषा की अंतिम रूप है और भाषा से हमारा तात्पर्य जीवित भाषा से है। उसके बाद है भाषा जटिलता से सरलता की ओर ले जाती है, यानी कि कठिन से सरल की ओर ले जाती है। जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, उसी प्रकार भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर उन्मुख होती है। उसके बाद है प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है। ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि दृष्टियों से किसी एक या अनेक स्तरों पर एक भाषा का ढांचा दूसरी भाषा के ढांचे से भिन्न होता है। यह भिन्नता ही एक भाषा को दूसरे से अलग कर देती है। तो ये सब जो है डिफरेंस होता है सभी भाषाएं में, सभी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद है निष्कर्ष, कंक्लूजन जिसको हम बोलते हैं। तो जितना भी हमने ऊपर सब लिखा है उसका एक निष्कर्ष बनता है और वो आपको लिखना जरूरी होता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भाषा समाज से ही उत्पन्न हुई है और मनुष्य ने इसे अपनी ज़रूरत के लिए बनाया है। भाषा के तीनों स्वरूप मौखिक, लिखित व सांकेतिक भाषा को मनुष्य अर्जित करते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या कहे विचारों को या दुख दर्द को या खुशियों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के बिना मनुष्य का जीवन अंधकारमय हो जाएगा और मनुष्य पशु के समान हो जाएगा। तो यही सब है फ्रेंड्स भाषा से रिलेटेड। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो यही सब था फ्रेंड्स। अगर आपको दूसरा भी कोर्स देखना तो मैंने सबका प्लेलिस्ट बना दिया है, अब वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।